हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हूं। वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे हम लोग जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और हम आपको बतला दें, जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सिर्फ जितना भी प्रश्न आपको अभी से हम बतलाते जा रहे हैं सभी प्रश्न को याद करते जाना है, और इसका हम PDF भी दे देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी अंत तक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रोलाइट की क्या भूमिका है, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रोलाइट की क्या भूमिका है। आंसर देखिए सिंपल है, आप सभी एक बार अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एल्युमिनियम एल्यूमिना से प्राप्त होता है। जो एल्युमिनियम होता है ये आपका एल्यूमिना से प्राप्त होता है, इतना हो जाएगा याद। उसके बाद करिएगा जो विद्युत का कुचालक होता है। देखिए एल्युमिनियम है जो एल्यूमिना से प्राप्त होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है, और इसका द्रव्यमानक उच्च होता है। इतना याद हो जाने के बाद करिएगा याद, जब इसमें क्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, जब इसमें क्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो यह विद्युत का सुचालक और इसका द्रव्यमानक निम्न हो जाता है, जिसे आसानी से अपघटित किया जा सकता है। इसलिए एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रोलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंपल है या नहीं? बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या होता है, जब एल्युमिनियम जो है ये एल्यूमिना से प्राप्त होता है, जब जो विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है और इसका द्रव्यमानक उच्च हो जाता है। ठीक है, देखिए जब इसमें हम क्या करते हैं, क्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो देखिए इसका जो द्रव्यमानक है, इसका द्रव्यमानक है वह निम्न हो जाता है, और जो विद्युत का कुचालक होता है वह सुचालक की भांति कार्य करने लगता है, तो जिससे आसानी से इसे अपघटित किया जा सकता है। इसलिए एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्लोराइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। देख सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है और पूछेगा आगे आने वाले एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की क्या भूमिका है। यानी SI जो होता है सिलिका, इसका क्या भूमिका है कॉपर की। कॉपर सही से लिखा था, इस तरह से आप लोग सही से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की क्या भूमिका। आंसर में लिखेगा कॉपर के धातु क्रम में सिलिका फ्लक्स की तरह कार्य करता है। जब कॉपर जो है आपका कॉपर के धातु क्रम में ये सिलिका जो है ना, ये आपका फ्लक्स की तरह कार्य करता है, जो अशुद्धियों के साथ मिलकर धातु मल बनाता है। इसलिए जो होता है कॉपर के धातु क्रम में यही आपका सिलिका का भूमिका है। इतना लिख दीजिएगा, बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत विच्छेदन द्वारा धातु के शुद्धिकरण को समझाइए। आपको बतलाना है विद्युत विच्छेदन के द्वारा धातु के शुद्धिकरण को बतलाना है। तो देखिए आंसर में लिखिएगा, इस विधि के द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण करते हैं, इससे वैसे धातु का शुद्धिकरण होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। सिंपल है, देखिए विद्युत विच्छेदन द्वारा वैसे धातु का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इस विधि में जब धातु के ऑक्साइड को, इस विधि में जब धातु के जो ऑक्साइड रहता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है जानते हैं, शुद्ध धातु कैथोड पर, शुद्ध जो धातु रहता है वह कैथोड पर, और अशुद्ध जो धातु रहता है, अशुद्ध सटा के लिख दीजिएगा, अशुद्ध जो होता है वह एनोड पर प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही लिखना है, आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या है, बेसमरीकरण क्या है। बेसमरीकरण क्या है, आंसर में लिखिएगा आप सभी, जब पिघले हुए लोहे में हवा प्रवाहित किया जाता है, जब पिघला हुआ लोहा में जब हम लोग हवा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, तब उसमें उपस्थित अशुद्धियां, जब उसमें जो उपस्थित रहता है, जब पिघले हुए लोहे में जब हम लोग हवा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां रहता है उपस्थित, वह गंधक क्या होता है, वह गंधक एवं कार्बन जो होता है, गंधक एवं कार्बन, यह जो होता है यह ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर वह क्रमशः क्या होता है, SO2 और CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे बेसमरीकरण कहते हैं। बस इतना याद कर लेना है। क्या याद, आंसर में लिखिएगा, जब पिघले हुए लोहे में हवा प्रवाहित किया जाता है तब उसमें उपस्थित अशुद्धियां गंधक एवं कार्बन ऑक्सीकृत हो जाता है और वह क्रमशः SO2 तथा CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, बेसमरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है,
खनिज और अयस्क में आपको अंतर लिखना है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ सकता है आगे भी। तो अब देखिए खनिज और अयस्क में अंतर क्या है, देखिए आपको समझना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है सारे क्वेश्चन। एक बार अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा। इसका पीडीएफ हम सभी का डाल देंगे, फ्री में देते हैं पीडीएफ। आप सभी टेलीग्राम से बस ही ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम का भी नाम है। तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर हम इसका पीडीएफ दे देते हैं। आपको प्रत्येक दिन याद करना है, प्रत्येक दिन एक वीडियो हम सब्जेक्टिव का दे रहे हैं, तो एक भी स्टूडेंट मिस मत होइए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है। तो आंसर में पहले लिखिएगा खनिज और अयस्क में निम्नलिखित उत्तर है। आप लोग बोर्ड में अच्छा से राइटिंग बैठा कर लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। और 2 कॉलम में इसको विभाजित कर देना है, खनिज और अयस्क। आंसर में पहला लिखिएगा खनिज, इधर से भूपरपट्टी, भूपट्टी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। भूपरपट्टी में खनन किए हुए अकार्बनिक पदार्थ जिसमें विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना हो, वही खनिज कहलाएगा। क्या होगा, जब जो भूपरपट्टी होता है, जो मिट्टी होता है, उसे हम लोग जो खनन करते हैं अकार्बनिक पदार्थ, कौन पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और उसमें क्या हो, जिसमें विशिष्ट क्या हो, रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना हो, वही आपका क्या कहलाएगा, वही खनिज कहलाएगा। पहला पॉइंट ये लिखिएगा। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अयस्क में लिखिएगा, वैसा खनिज जो कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो, उसे ही अयस्क कहलाएगा। क्या, अयस्क उसे कहेंगे जिस, वैसे खनिज को कहेंगे जिसे हम लोग कम खर्च पर और आसानी से हम लोग उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। और ये दूसरा पॉइंट जो होता है आपका भैया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और आप लोग इसका आंसर दिए होंगे जब हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे होंगे। अगर नहीं, जिसको ये आंसर पता है, ये पॉइंट को याद कर ही लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए क्या है, सभी खनिज जो होता है अयस्क नहीं हो सकता है। अभी आप ही लोग बताइए, जो ये आपका सभी खनिज होगा वह अयस्क हो सकता है क्या? जो खनिज आपका, इसमें तो बहुत सारे जो महंगे जो उसे हम आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वैसे भी तो खनिज है। तो इसीलिए हम सभी खनिज को हम अयस्क नहीं हो सकता है। जो सभी खनिज होगा वह अयस्क आपका भैया नहीं हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी अयस्क, जो सभी अयस्क होगा वह खनिज हो सकता है। बिल्कुल भैया हो सकता है, चाहे हम आसानी से प्राप्त करें या कम खर्च पर प्राप्त करें, लेकिन हमको तो खनिज तो प्राप्त होता है ना। तो बस वही सभी अयस्क जो होगा वो आपका खनिज हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है आपका। चलिए देखिए 6वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, और देखिए क्या कह रहा है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का दूसरा नाम क्या भैया, ढलवा लोहा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कास्ट आयरन नहीं रहेगा तो ढलवा लोहा रहेगा। तथा पिग आयरन, पिग आयरन मतलब क्या हुआ, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में अंतर बतलाना है, याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आंसर में लिखिएगा कास्ट आयरन और पिग आयरन में निम्नलिखित अंतर है, या फिर लिखिएगा ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में निम्नलिखित अंतर है। और इसका पहला पॉइंट देखिए, ऐसे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा आंसर में, लेकिन 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, एग्जामिनर का भी मन खुश हो जाएगा, बच्चा लिखा है तो डायरेक्ट नंबर दे देगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह कठोर एवं भंगुर होता है। कौन होता है, ये आपका कास्ट लोहा, जो ढलवा लोहा है, ये आपका कठोर एवं भंगुर होता है। बस इसका सिंपल देखिए, पिग आयरन जो पिटवा लोहा है, यह कठोर एवं मुलायम होता है। बस इसमें भंगुर, इसमें मुलायम, कठोर तो कठोर, तो यह कठोर एवं भंगुर होता है, यह कठोर एवं मुलायम होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह इसे कम ताप पर पिघलाया जा सकता है। जो आपका कास्ट आयरन है, इसे कम ताप पर हम पिघला सकते हैं। और पिग आयरन में लिखिएगा, इसे अधिक ताप पर पिघलाया जाता है। इसे हम कम ताप पर पिघला सकते हैं, इसे हम लोग अधिक ताप पर पिघला सकते हैं, ठीक है, पिग आयरन को। अब तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, इसे ज्यामितीय आकृति, इसे ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या है, देखिए क्या, जो इसे जो है तो आपका ये ज्यामितीय आकृति, इसे हम लोग ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किस आयरन को, कास्ट आयरन को, यानी ढलवा लोहा को हम लोग ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तीसरा पॉइंट इधर लिखिएगा, इसे ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आपका पिग आयरन है, यानी पिटवा लोहा है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, सुबह
आपको 4 बजे उठना है, ठीक है, 4 बजे उठना है, 4 बादाम खाना है और सभी प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, बादाम नहीं होगा फिर भी याद कर लीजिएगा। निकेल के शोधन की शुद्धिकरण को समझाइए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 2023 के एग्जाम में, संभावना बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन का। निकेल का शुद्ध, सिंपल है, कहिएगा ये बहुत भारी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, निकेल का शुद्धिकरण मॉड या मंडल विधि के द्वारा, देखिए 1 नंबर तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निकेल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका मॉड या मंडल विधि के द्वारा, ये दोनों कोई भी ऑप्शन रहे मार दीजिएगा। तो इतना पहले आपको लिख लेना है, निकेल का शुद्धिकरण जो होता है वह मॉड या मंडल विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम अशुद्ध निकेल को, इस विधि में क्या करते हैं, जो आपका अशुद्ध निकेल होता है, अशुद्ध निकेल को 475 केल्विन पर, 475 केल्विन ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु, यानी 4 अणु, इधर जो लगा रहता है उसे अणु कहते हैं, इधर जो लगा रहता है उधर उसे परमाणु कहते हैं। तो कह रहा है 475 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु को क्या करते हैं, 4 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो निकेल टेट्रा क्या होता है, हमको निकेल, आपका निकेल टेट्रा कार्बोनिल आपका प्राप्त होता है। तो जिसे हम आपको आगे बतलाएंगे, निकेल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। क्या होता है इस विधि में, क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में अशुद्ध निकेल को 475 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। अब देखिए, जो प्राप्त होता है ना, जो निकेल टेट्रा कार्बोनिल जो हमको प्राप्त हो जाता है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल को जब हम लोग अधिक ताप देते हैं, ठीक है, अधिक ताप पर इसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है, शुद्ध जो निकेल होता है वह हमको प्राप्त हो जाता है। तो यही तो हुआ निकेल का शुद्धिकरण, यही हुआ, तो शुद्ध निकेल हमको प्राप्त हो जाता है। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड रहता है, जो आपका CO जो 4 अणु लिए थे, वो आपका कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है, ये अशुद्धि के रूप में आपका भैया बाहर भाग देता है, हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, वही आपको ये आपका पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, यही जो लिखे हैं यही आपका, ये आपका क्या है, ये इसका ही परिभाषा लिखे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखिए अशुद्ध निकेल लिए, समझिएगा भैया, Ni अशुद्ध निकेल हो गया। अब देखिए 475 केल्विन ताप पर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु ले लिए, अशुद्ध निकेल लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु ले लिए हैं, और 475 केल्विन पर इसे हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। देखिए करा रहे हैं, तो हमको देखिए निकेल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त हो गया। देखिए यही इसका नाम है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल हमको भैया प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखे थे, जो प्राप्त हुआ निकेल टेट्रा कार्बोनिल, देखिए प्राप्त हुआ ना, तो इसको हम अधिक ताप पर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये अधिक ताप, इसको अधिक ताप पर जो हम अभिक्रिया कराते हैं, तो यह हमका भैया शुद्ध निकेल जो Ni है, ये बड़का है, ये हमको शुद्ध निकेल हो गया, ये हमको शुद्ध निकेल प्राप्त हो गया। और ये आपका CO है जो 4 अणु लिए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भैया हवा के रूप में यानी अशुद्धि के रूप में यह फरार हो गया, यानी भाग गया। तो इसे ही कहेंगे निकेल का शुद्धिकरण। तो हमको अच्छा से निकेल का शुद्धिकरण हो गया, बस इतना ही लिखना है भैया, और पूछेगा, ठीक है। तो घबराना, बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है भैया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्या कर रहा है, उदाहरण देकर क्या भर्जन और निस्तापन में अंतर बतलाना है। तो देखिए उदाहरण भी देंगे और भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आंसर में लिखिएगा भर्जन और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए भर्जन कर लीजिएगा, निस्तापन लिख दीजिएगा, 2 खंड में विभाजित कर लीजिएगा। और देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखना है उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट मिस ना करें, ठीक है। अच्छे से कॉपी लिखें, ताकि आपको नहीं भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको वो नंबर दे, ठीक है। वो वीडियो हम अच्छा से एक बनाएंगे, ठीक है। तो आपको याद करते जाना है। देखिए इसमें भर्जन पहला क्या है, भर्जन में पहला पॉइंट लिखना है, यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होता है। जो ये आपका भर्जन की प्रक्रिया है ना, भर्जन की, यह आपका वायु यानी हवा की उपस्थिति में होता है। यह आपका निस्तापन है, यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में, यह यानी जहाँ पर वायु यानी वायु, ठीक है, वायु जहाँ पर हवा आपका भैया नहीं रहेगा उस वहाँ पर आपका निस्तापन होगा, ठेठी भाषा में समझिए। दूसरा देखिए यह प्रक्रिया निम्न ताप पर होता है, ठीक है, जहाँ आपका टेम्परेचर तनीय होगा, यानी ताप जहाँ नहीं ताप वहाँ पर टेम्परेचर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर आपका भर्जन होगा, ठीक है। इस पर
प्रक्रिया में क्या होता है, निम्न ताप पर होता है। यह प्रक्रिया जो होगा, यह जो ये प्रक्रिया होगा यह निम्न ताप पर होगा, तनीय ताप पर होगा। और यह प्रक्रिया जो होगा, इसी तरह आपको भी याद करना है, यह प्रक्रिया निम्न ताप पर होगा, यह प्रक्रिया अधिक ताप पर, ज़्यादा ताप पर होगा, ताकि आपको याद हो। जैसे याद होता है याद कीजिए, याद करने की आदत डालिए, ठीक है। तीसरा देखिए, यह प्रक्रिया सल्फाइड एस्को में लागू होता है। तो देखिए कह रहा सल्फाइड यानी इसमें एस लगा है, मतलब ये सल्फाइड है। तो उदाहरण कहा था, देखिए उदाहरण में एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं ZnS। तो यह प्रक्रिया आपका सल्फाइड एस्को में लागू होता है, यानी ZnS हो गया, ये सल्फाइड हो गया। चलिए जिंक सल्फाइड हो गया आपका। तीसरा इसमें लिखिए, यह प्रक्रिया रवादार एवं कार्बोनेट एस्को में लागू होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल लिख दिया है, ZnCO3 आपका ये कार्बोनेट एस्को है, ठीक है। तो आपका हो गया एग्जाम्पल ये भी भैया। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। और देखिए जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग याद कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो याद करना आपका फर्ज बनता है, याद कीजिए। और देखिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उस पर लाइव आने वाले हैं, सिर्फ आपका उस पर क्या हो जाएगा, उस पर आपका हिंदी का और इंग्लिश का, हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों का लाइव में वीडियो चलेगा, ठीक है, सभी के साथ चलेगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका चैनल अबाउट सेक्शन में दिया गया है, जिसका नाम है MNNB बॉय नीतीश, ठीक है, जो उस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।